नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। जैसा कि आपको पता है, ये स्थलाकृति भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत होने का कारण ये है कि ये बहुत सर्वमान्य सिद्धांत है, सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। मान्यता प्राप्त से हमारा तात्पर्य ये है कि जितने भी जियोग्राफर्स हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का समर्थन किया है। तो इसलिए इस सिद्धांत से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को 3-4 सेगमेंट में बांटे हुए हैं। तो उसी सेगमेंट का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहले हम परिभाषा को देखेंगे, फिर विकास क्रम को इसके देखेंगे, फिर प्लेटों में गति एवं स्थानांतरण का बल, उसका कारण देखेंगे। उसके पश्चात प्लेटों के प्रकार को देखेंगे। तो आइए परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा को आइए देखते हैं। तो परिभाषा क्या है प्लेट विवर्तनिकी की? इसे 2 भागों में बांट देते हैं, प्लेट प्लस विवर्तन। प्लेट और प्लस विवर्तन। तो प्लेट का मतलब क्या होता है? प्लेट का मतलब कठोर भूखंड। होता क्या है, पृथ्वी की क्रस्ट जो है मेंटल पर तैर रही है। ये देखिए हमारी क्रस्ट जो है, ये क्रस्ट है। तो ये मेंटल कोर, ये मेंटल है, ये जो है ये कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। ठीक है, ये क्रस्ट है, क्रस्ट मेंटल कोर। तो क्या हुआ ये कि हमारी कोर जो है मेंटल पर तैर रही है। ठीक है, और मेंटल भी कोर पर तैर रही है। बट यहाँ कोर और मेंटल के तैरने को देखेंगे तो हमारी ये कोर मेंटल पर तैर रही है। क्यों तैर रही है, कहाँ पर तैर रही है, कैसे तैर रही है? ऐसे तैर रही है कि यहाँ पे कोर और मेंटल के बीच में, यहाँ पे जहाँ पे हम ब्लू लाइन से हाईलाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, 100 से 200 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा रहता है, यहाँ पर जो है 100 से 200 किलोमीटर का एरिया जो है, तो यहाँ पे मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। ठीक है, और ये अर्ध तरल अवस्था में। ठीक है, अर्ध तरल अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में 100 से 200 किलोमीटर के बीच में अर्ध तरल अवस्था में मैग्मा पाया जाता है। और ये इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल। इसे बोलेंगे हम दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। तो कहने का मतलब है 100 से 200 किलोमीटर के बीच में दुर्बलता मंडल पाया जाता है, जो कि अर्ध तरल अवस्था में है। अवस्था में होने के कारण जो है वहाँ पे मैग्मा पाया जाता है। और मैग्मा, और दूसरा कारण क्या है अर्ध तरल अवस्था में होने का? ये कारण है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव मिनरल पाए जाते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव मिनरल पाए जाते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव मिनरल पाए जाते हैं, और ये इस वजह से ये अर्ध तरल अवस्था में है, जिसे दुर्बलता मंडल बोला जाता है। तो इसका घनत्व जो है, इसका घनत्व क्रस्ट के घनत्व से अधिक है। क्रस्ट का घनत्व क्या है? 2.4 से 2.6, 2.4 से 2.6 के बीच में है। और इसका घनत्व लगभग 3 है। ठीक है, लगभग 3 है। तो क्या हुआ, जब इसका घनत्व ज़्यादा है तो क्रस्ट हमारी मेंटल पर तैर रही है। मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो दुर्बलता मंडल पाया जा रहा है उस पर तैर रही है। तो इस तैरने के कारण जो है यहाँ से एनर्जी निकलती है। ठीक है, उस एनर्जी को बोलते हैं जियोमैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ से एनर्जी निकलती है। ठीक है, जब ये एनर्जी निकली, तो ये एनर्जी निकली और जो है तैरने के कारण से, और यहाँ पे जो रेडियो पदार्थ पाए जा रहे हैं उनमें जो है स्वतः ही उनसे तापमान निकलता रहता है, तो उनसे भी एनर्जी निकल रही है। रेडियो जो है
जो रेडियो मिनरल पाए जा रहे हैं इनसे भी एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है फिर, इस एनर्जी के कारण ये क्रस्ट जो है कई भागों में टूट जाती है, ये क्रस्ट हमारी टूट जाती है कई भागों में, ठीक है। जब ये टूट जाती है तो इसी टूटे हुए भाग को, ये क्रस्ट हमारी टूट गई, तो इसे टूटे हुए भाग को क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। क्रस्ट के संदर्भ में प्लेट का मतलब यही बड़ा टूटा हुआ भाग है, ठीक है, कठोर भूखंड। तो प्लेट से तात्पर्य अगर हम साधारण तरीके से देखें तो प्लेट का मतलब कठोर भूखंड होता है। तो कठोर भूखंड तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी होंगे, मतलब ईंट का टुकड़ा भी एक प्लेट है। लेकिन हमें यहाँ देखना है क्रस्ट के संदर्भ में। क्रस्ट के संदर्भ में जो संवहनी तरंगों के माध्यम से टूटा हुआ एक विशालकाय बड़ा भूखंड है वो प्लेट होगा, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे विवर्तन। विवर्तन का मतलब क्या होता है, गति करना या प्रवाह करना। तो विवर्तन का मतलब गति करना या प्रवाह करना होगा। और गति दो प्रकार से होती है, एक लंबवत गति और एक क्षैतिज गति। लंबवत गति ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे। और क्षैतिज गति कैसी होगी, आगे पीछे। तो जैसे कि ऊपर नीचे, ऊपर लंबवत गति कैसे होती है, जैसे वलित पर्वत का निर्माण हो गया, गुंबद का निर्माण हो गया, या कोई क्रस्ट टकराई, एक क्रस्ट दूसरी क्रस्ट के ऊपर दो प्लेटें टकराई और एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ गई। जब चढ़ गई तो वहाँ पे लंबवत गति हो गई। क्षैतिज गति, जब प्लेटें जो है आगे पीछे गति कर रही हैं, ठीक है, कोई आगे निकल जा रही है, कोई पीछे निकल जा रही है, तो इस प्रकार से जो है क्षैतिज गति होती है। तो इस लंबवत एवं क्षैतिज गति के अध्ययन को या प्लेटों के स्वभाव के अध्ययन को, गति के स्वभाव के अध्ययन को ही क्या बोला जाता है, इसके अध्ययन को ही प्लेट विवर्तनिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिकी। तो और इसके सिद्धांत को दिया हैरियस और मॉर्गन महोदय ने, और इसी को बोल दिया इन्होंने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो इसके सिद्धांत को दिया था हैरियस महोदय ने 1962 ईस्वी में, और मॉर्गन महोदय ने 1968 में वैज्ञानिक व्याख्या की थी। उनके बारे में हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है, इसके थोड़ा विकास क्रम को देखेंगे। ये सिद्धांत ऐसे ही अचानक प्रकाश में नहीं आ गया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। बहुत इसके पिछले वाले जो काफ़ी जोग्राफर्स थे उनका काफ़ी योगदान रहा है। उनके हैरियस और मॉर्गन महोदय के पूर्व के जो जोग्राफर्स थे, वैज्ञानिक थे, उनका योगदान रहा। तो उन सभी के योगदान से जाके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सामने आया। तो उनके योगदान को हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के सिर्फ दो आधार हैं बनने के। पहला कि महाद्वीपीय प्रवाह और दूसरा सागर नितल प्रसरण, उसे हम आगे देखते हैं। तो महाद्वीपीय प्रवाह को सबसे पहले जब इसका आधार रहा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार महाद्वीपीय प्रवाह है, तो हम ये जानेंगे कि महाद्वीपीय प्रवाह के संबंध में सबसे पहले किसने बताया। तो महाद्वीपीय प्रवाह के संबंध में सबसे पहले बताया, अब इसके विकास क्रम में देखेंगे। सबसे पहले बताया हमारे टेलर महोदय ने, एफ.बी. टेलर महोदय ने बताया। तो एफ.बी. टेलर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह के संबंध में बताया और महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दे दिया। इसके पहले, टेलर के पहले सारे भूगोलवेत्ता महाद्वीपीय शकुंचन के बारे में बताते थे और शकुंचन के माध्यम से महाद्वीपों और महासागरों के विकास, उसके निर्माण का जो है निर्माण की प्रक्रिया को बताए। तो लेकिन इन्होंने, टेलर ने प्रथम प्रयास में, मतलब पहली बार जो है महाद्वीपों के प्रवाह को बताया। तो टेलर ने क्या कहा, टेलर ने कहा कि क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में क्या होता है कि जो है पृथ्वी पर दो भूखंड थे। एक उत्तरी ध्रुव में लारेशिया था और दक्षिणी ध्रुव में गोंडवाना लैंड था, और बीच में जो था महासागर था, पानी भरा हुआ था। उत्तरी ध्रुव में लारेशिया, दक्षिणी ध्रुव में गोंडवाना लैंड। और इस प्रकार से लारेशिया और गोंडवाना लैंड में विभिन्न बलों के कारण इसमें विखंडन होता है, फिर स्थानांतरण होता है। इस प्रकार से सागर एवं महासागर एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है, जिसे आप पिछले वीडियो में देखेंगे। बताया गया है टेलर की जो महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत को। अब आगे हम वेगनर की बात करें। इन्होंने 1908 में, टेलर ने 1908 में महाद्वीपीय प्रवाह को बताया, ठीक है। ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार बना, महाद्वीपीय प्रवाह। फिर उसके बाद ही इस टेलर के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए, जो इनमें कमियां थी उसको सुधारते हुए, इसका संशोधन रूप
हमारे वेगनर महोदय ने प्रस्तावित किया। वेगनर महोदय जी 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह या महाद्वीपीय विस्थापन, यहाँ पे बोल सकते हैं महाद्वीपीय विस्थापन और प्रवाह का एक ही मतलब है, लेकिन विस्थापन रहेगा तो वेगनर महोदय ने, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पूछेगा तो वेगनर महोदय ने बताया, और महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत पूछेगा तो टेलर महोदय ने बताया। तो वेगनर महोदय ने भी महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में बताया 1912 ईस्वी में। ये क्या बताते हैं, ये अपनी कहानी शुरू करते हैं कार्बोनिफेरस काल से। कार्बोनिफेरस काल जो कि लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व होता है। तो उस टाइम क्या था, मतलब ये पृथ्वी पर सिर्फ एक पिंड था, स्थल के रूप में एक पिंड था जिसे पैंजिया ये बोल देते हैं स्थल के रूप में, और जल के रूप में, सागर के रूप में एक पिंड था पैथालासा। ठीक है, पैथालासा और पैंजिया दो ही भाग थे, और इन दोनों भागों से ही वर्तमान के महासागर और जो महाद्वीप बने। इस पैंजिया का विखंडन हुआ, स्थानांतरण हुआ, जिससे वर्तमान महासागर एवं स्थल रूप का महाद्वीप का स्वरूप प्राप्त हुआ। तो इन्होंने बता दिया पैथालासा पैंजिया के माध्यम से। फिर और प्रवाह के बारे में बताया। तो ये इन दोनों लोगों का प्रवाह का जो सिद्धांत था वो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का एक आधार बना। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में योगदान दिया हमारे टूजो विल्सन महोदय ने। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो पृथ्वी पर स्थल खंड था, किसी ने लाइसिया कहा, किसी ने गोंडवाना, किसी ने पैंजिया, तो इन्होंने इस स्थल खंड को एक नाम दे दिया प्लेट। विल्सन ने 1935 में, ये कनाडा के वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्लेट नाम दिया। प्लेट नामकरण किया, किसका नामकरण, दृढ़ भूखंडों का इन्होंने प्लेट नामकरण कर दिया। ठीक है, तब से प्लेट की संकल्पना आ गई। और उसके बाद हैरियस महोदय की बारी आती है। ये हैरियस महोदय 1962 ईस्वी में ये महासागरीय नितल प्रसरण का सिद्धांत देते हैं। ठीक है, महासागरीय नितल प्रसरण को अपने सिद्धांत में बताते हैं। महासागरीय नितल प्रसरण इनका सिद्धांत होता है, और उसी में महासागरीय नितल प्रसरण को बताते हैं। तो ये क्या बताते हैं कि महासागर के नितल में प्रसरण हो रहा है। इन्होंने अध्ययन किया, कहाँ पे अध्ययन किया, इन्होंने अध्ययन किया था जो है आंध्र महासागर में। इन्होंने आंध्र महासागर में जब देखा, अध्ययन किया, तो जो मिड अटलांटिक कटक है उसका अध्ययन इन्होंने किया। तो वो कटक क्या थी, इन्होंने देखा कि क्या हुआ कि जब ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप की तरफ आते हैं, मध्य अटलांटिक महासागर के नितल से जो है, अगर जब उत्तरी अमेरिका और यूरोप साइड जब आया जाता है तो मध्य अटलांटिक महासागर के नितल में वहाँ पे नई क्रस्ट इनको दिखाई देती है, नई क्रस्ट प्राप्त होती है, और जैसे जैसे किनारे की तरफ आते हैं इनको पुरानी क्रस्ट मिलती जाती है, पुरानी चट्टानें मिलती जाती हैं। तो ये जो है प्राप्त करते हैं कि मध्य अटलांटिक जो कटक है वहाँ पे नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। और नई क्रस्ट का निर्माण इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे से लावा ऊपर आ रहा है, जिससे नई क्रस्ट बन रही है, और महासागरीय नितल में इसलिए प्रसरण हो रहा है। ठीक है, नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे महासागरीय नितल में प्रसरण हो रहा है। और धीरे धीरे जिस तरीके से ये तटों की ओर बढ़ते हैं, जो है चट्टान पुरानी होती जाती है, क्रस्ट पुरानी होती जाती है। तो इन्होंने सिद्ध कर दिया कि महासागरीय नितल का प्रसरण हो रहा है। तो ये महासागरीय नितल का प्रसरण और ये महाद्वीपीय प्रवाह, ये दोनों सिद्धांत मिल करके क्या बनते हैं, ये दोनों सिद्धांत जो है, ये दोनों सिद्धांत आधार बनते हैं। किसका आधार बनते हैं, ये दोनों सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार बनते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों आधारों पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत खड़ा हुआ है। तो इसके बाद ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यहाँ से आ गया। जब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बनकर तैयार हो गया, हमारे हैरियस महोदय ने दे दिया इस सिद्धांत को, तो मॉर्गन महोदय की बारी आती है। मॉर्गन महोदय क्या करते हैं, 1968 में मॉर्गन महोदय इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या कर देते हैं। वैज्ञानिक व्याख्या से तात्पर्य ये है कि स्पष्ट तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से ये इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। ठीक है, विस्तार पूर्वक व्याख्या कर देते हैं, इसलिए वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय मॉर्गन महोदय जी को जाता है। सभी पहलुओं को इसे सही साबित करते हैं मॉर्गन महोदय, और इस सिद्धांत को देते हैं हैरियस महोदय। तो हैरियस महोदय और मॉर्गन महोदय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इसके साथ ही इसके पूर्ववर्ती जो जोग्राफर्स थे उनका योगदान रहा, जिससे हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सामने आया, प्रकाश में आया। अब हम बात करेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत
में प्लेटों में गति होती है, हम पढ़ते हैं प्लेटों में गति हो रही है, महाद्वीपों में गति हो रहा है, महाद्वीप का प्रवाह हो रहा है। तो अब प्रवाह किस कारण से हो रहा है, किस बल से हो रहा है, उस बल की बात करते हैं। तो वो जो बल है प्लेटों में गति स्थानांतरण का कारण या बल, तो वो बल हमें दो तरीके से प्राप्त होता है प्लेटों में गति का। पहला पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है, दूसरा पृथ्वी के नीचे मतलब एक क्रस्ट के नीचे दुर्बलता मंडल में हॉट स्पॉट पाया जा रहा है। तो पृथ्वी के घूर्णन को देखते हैं। पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है पूरब से पश्चिम से पूरब दिशा की ओर, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूर्णन कर रही है, जिससे पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, वो पश्चिम की तरफ खिसक रहे हैं, पश्चिम की तरफ छूट रहे हैं। ठीक है, वो जो घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व, तो जो महाद्वीप उसके ऊपर है वो पीछे छूट रहे हैं, उनको एक बल मिल रहा है जिससे पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है, तो पश्चिम दिशा की ओर हो रहा है घूर्णन के कारण। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कारण स्थानांतरण का, वो हॉट स्पॉट है। तो हॉट स्पॉट मतलब कहाँ पाया जा रहा है हॉट स्पॉट, दुर्बलता मंडल में हॉट स्पॉट पाया जा रहा है। दुर्बलता मंडल में 100 से 200 किलोमीटर के मध्य पाया जा रहा है। उसके बाद इस दुर्बलता मंडल में क्या पाया जा रहा है, रेडियो एक्टिव मिनरल पाया जा रहा है, रेडियो एक्टिव मिनरल पाया जा रहा है। तो रेडियो एक्टिव मिनरल से क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव मिनरल से बहुत ज़्यादा ताप मिल रहा है, जिससे वहाँ पर जो है हॉट स्पॉट का निर्माण हो जा रहा है। जहाँ ये रेडियो एक्टिव मिनरल प्राप्त होता है वहाँ पे जो है क्या बन जाता है, हॉट स्पॉट बन जाता है, हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट जहाँ बनता है वहाँ से जो है क्या निकलने लगती है, समकोणीय तरंगें निकलने लगती हैं। जब समकोणीय तरंगें निकलने लगती हैं तो वहाँ से जो है ये समकोणीय तरंगें इसे जो है क्रस्ट को क्या करती है, तोड़ देती हैं, क्रस्ट को तोड़ देती हैं और क्रस्ट में धक्का लगाती हैं और क्रस्ट गति करने लगती है, क्रस्ट में स्थानांतरण होने लगता है। आगे अब देखेंगे किस प्रकार से समकोणीय तरंग धक्का लगाते और तोड़ते हैं, तो किस प्रकार से गति करती है उसे आप अगले वीडियो में देखेंगे विस्तार से। तो समकोणीय तरंगे जो है उसमें धक्का मारती हैं तो जिससे स्थानांतरण होने लगता है। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में स्थानांतरण होता है, बहुत सारे दिशाओं में स्थानांतरण होने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्थानांतरण होता है, तो इसके बाद प्रवाह होने लगता है। मतलब हमने इसे एक चार्ट के रूप में बना दिया है कि पहले यहाँ हॉट स्पॉट, यहाँ पे हॉट स्पॉट होगा तो दुर्बलता मंडल में हॉट स्पॉट दुर्बलता मंडल में पाया जाता है। तो दुर्बलता मंडल में हॉट स्पॉट किस लिए पाया जाएगा, रेडियो एक्टिव मिनरल के कारण पाया जाएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव मिनरल से वही हॉट स्पॉट हो गया। तो यहाँ से रेडियो एक्टिव मिनरल के कारण यहाँ से समकोणीय तरंगें निकली, तो उनका स्थानांतरण हुआ विभिन्न दिशाओं में, जिससे जो है प्रवाह होने लगा। ठीक है, प्लेटें गति करने लगी, जिसे प्लेटों का प्रवाह या गति करना बोल दिया गया। तो इन दोनों कारण से प्लेटों में गति होती है। अब हम इसका लास्ट सेगमेंट समझते हैं, प्लेटों के प्रकार। ठीक है, तो प्लेटों के प्रकार, प्लेटों को हम सबसे पहले दो प्रकारों में बांटेंगे, दो बृहद प्रकारों में, स्थलीय और जलीय। क्योंकि कोई भी प्लेट है या तो स्थल पे पाई जाएगी या तो जल में पाई जाएगी, और कोई चांस नहीं है। तो स्थलीय या जलीय प्रकार में बांटेंगे। तो जो है स्थलीय को स्थलीय और जलीय को सागरीय बोल दिया गया। तो सागरीय प्लेटें, दो प्लेटें सागरीय हैं। प्रशांत महासागर प्लेट, प्रशांत महासागर संपूर्ण प्रशांत महासागर को घेरे हुए, जिसमें पूरा प्रशांत महासागर आ जाता है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर प्लेट हो गई। और उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट में हमारा प्रायद्वीप, हमारा प्रायद्वीप जो है आता है, प्रायद्वीपीय भारत आता है और हिंद महासागर आता है। हिंद महासागर के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया आती है, तो इसलिए इसे इंडो ऑस्ट्रेलिया बोल दिया गया। ठीक है, भारत, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं इसमें। तो ये दो है सागरीय प्लेटें। ठीक है, ये दो प्लेटें सागरीय हैं। अब स्थलीय प्लेट देखते हैं। स्थलीय प्लेट जो है चार है। अमेरिका उत्तरी और अमेरिका, इसमें दोनों आ जाती हैं, अमेरिका है। और अफ्रीका में संपूर्ण अफ्रीका आ जाती है। और अफ्रीका के चारों तरफ का जो अटलांटिक महासागर, आधा अटलांटिक महासागर आ जाता है, थोड़ा सा हिंद महासागर आ जाता है, दक्षिणी सागर आ जाता है। यूरेशिया में यूरोप, ठीक है, यूरोप प्लस एशिया आ जाते हैं। ठीक है, यूरोप और प्लस एशिया आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अंटार्कटिका लास्ट में देखें तो अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका आ जाता है। तो अंटार्कटिका जो है ये प्लेट है। तो ये अंटार्कटिका प्लेट है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे प्लेटों
को बांटने में विभिन्न मत हुए हैं, मतलब कि कोई प्लेटों को 6 प्रकारों में बांटा है, कोई प्लेटों को 7 प्रकारों में बांटा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मोर्गन महोदय की। मोर्गन महोदय जो कि वैज्ञानिक व्याख्या किए, मोर्गन महोदय जी, ये प्लेटों को जो है प्लेटों को 6 प्रकार में बांटते हैं। ये प्लेटों को 6 बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेट में बांटते हैं, ठीक है, मोर्गन महोदय। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये बंटवारा मोर्गन महोदय के आधार पर रहा 6 प्लेट। नॉर्मली अगर हम अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिणी अमेरिका को अलग कर देते हैं अगर, ठीक है, तो हमें 7 प्लेटें प्राप्त होती हैं। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को हम अलग किए तो 7 बड़ी प्लेटें, बाकी 20 छोटी प्लेटें। और एक और फैक्ट आता है नासा के अकॉर्डिंग, नासा के अकॉर्डिंग टोटल 100 प्लेटें पाई जाती हैं, ठीक है। इसने बड़ी और छोटी प्लेटें नहीं बताई, सीधा नासा ऐसे पाया गया, मुझे किताब में लिखा हुआ कि नासा के अकॉर्डिंग 100 प्लेटें हैं, ठीक है। तो मोर्गन के अकॉर्डिंग 6 बड़ी प्लेटें, 20 छोटी प्लेटें, बाकी हम नॉर्मली 7 प्लेटों को देखेंगे। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग कर दिया गया है। तो ये हमारा हो गया प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में सारे सेगमेंट हो गए, कुछ बच नहीं रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे ये प्लेटें जो हैं स्थलीय एवं सागरीय, इनका सबसे महत्वपूर्ण भाग देखेंगे। वो महत्वपूर्ण भाग है प्लेटों का सीमा एवं प्लेटों का किनारा। प्लेटों की सीमा और किनारा को समझे बिना आप प्लेट विवर्तन की नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि प्लेट सीमा और किनारे से ही प्लेट का स्थानांतरण होता है, प्लेटों में प्रवाह होता है, और उन्हीं प्लेटों के किनारे पर ही समस्त विवर्तनिक गतियाँ होती हैं। कहने का मतलब है विवर्तनिक गतियों से तात्पर्य है कि वहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं वहीं पे होती हैं, वहीं पे भूकंप आता है, वहीं पे बलि पर्वत का निर्माण होता है, वहीं पे समुद्र द्वीपीय चाप बनते हैं, तो कटक वहीं पे बनता है, ठीक है। तो हम उसे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।